नमस्कार बच्चों। आज हम सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक हिंदी से हिंदी कोर्स बी से इस पर से चैप्टर 17 लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और वो कारतूस है और उसके लेखक हैं हबीब तनवीर। इनका जन्म 1923 में और इनका देहांत 2009 में हुआ। हबीब तनवीर जी के बारे में पढ़ते हैं। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बच्चों, स्नातक कहते हैं ग्रेजुएशन लेवल को। आप इसके बाद में लास्ट में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, चैप्टर का सार समरी सभी कुछ देखेंगे और इसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी, हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस भी देखेंगे और बोर्ड में आए हुए प्रश्न भी हम सभी देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, लेखक के बारे में। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चौर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी इन्होंने किया है। चलिए अब हम पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। पाठ प्रवेश में अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन इनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया और उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना, यानी अंग्रेजों को भारत देश से खदेड़ना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर, यह जाबाज बहुत ज्यादा निडर था और शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो हाथ करने की भी मानिंद कंपनी के बलाटियन के खेमे ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानेंगे और ये चैप्टर है कारतूस। इसमें पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। अवधि है 5 मिनट की। जमाना है 799 का। समय है रात्रि का। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, जहां पर 2 लोग अंग्रेज बैठे हुए बात कर रहे हैं और इसके बारे में बातचीत हो रही है। तो बच्चों, हम इसके बारे में ये चीजें आज जानने वाले हैं। चलिए, 2 अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंज एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने की हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल, ये आसिफुद्दौला का भाई है, जो वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली को पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने की क्या मसलेहत है, यानी क्या जरूरी थी, क्या बात थी, क्या कारण था? कर्नल कहते हैं, सादत अली हमारा दोस्त है, वह बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत
यानी जायदाद दौलत उसने दे दी, 10 लाख रुपए नगद। अब वो मजे करता है और हम भी मजे करते हैं। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत या आमंत्रण दे रहा है। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी और फिर वजीर अली ने उसे दिल्ली बुलाया और शमसुद्दौला ने भी। कौन शमसुद्दौला? यानी नवाब, जो बंगाल का निस्बती है, यानी रिश्तेदार है, रिश्तेदार भाई। बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। कर्नल, जी हां, अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे के धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलीजली के हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं, बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ भी नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम है। ये क्वेश्चन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम, यानी एक छोटी सी चीज और ताकत इतनी बड़ी, यानी एक छोटा सा इंसान पर हौसले बहुत ज्यादा बड़े बुलंद। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाति तौर से बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? किस्सा क्या हुआ था, उसको पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया और वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की, परवाह नहीं की, उल्टा उस वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, बल्कि उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया वजीर अली को। अब वजीर अली के तो दिल में तो अंग्रेजों के खिलाफ तो वैसे भी नफरत कूट कूट कर भरी थी। तभी उसने क्या किया, खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट, और भाग गया। कर्नल, अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। जानिसारों यानी अपने जो रहमतदार हैं, यानी अपने जो साथी हैं। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। घाघरा एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, घाघरा बांध भी है। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर ये वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि ये किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे और अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल, उठकर, क्या बात है? दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल, खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से कहो कि इस सवार पर नजर रखें, ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा यानी अंग्रेज, बहुत खूब। सवार बाहर से, सी। गोरा अंदर जाकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है, कर्नल भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सिपाही सवारी के साथ अंदर आता है। आते ही पुकार उठता है, सवार तन्हाई तन्हाई।
कर्नल साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कहें, यानी अपनी दिल की बात कह सकते हैं। सवार, दीवार हमगोश दारद और तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट सिपाही को इशारा करता है और बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लावा लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, यानी इतनी लावा लश्कर यानी इतनी फौज के क्या मायने हैं जो यहां पर आप डाले हुए हो? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद करेगी फौज। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? क्योंकि वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए कारतूस चाहिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। ये देखिए, ये 2 सिपाही हैं और ये कर्नल है और ये वजीर अली है। ठीक है, तो कर सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवार, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कौन था? दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही था। ठीक है, तो बच्चों ये हमने चैप्टर को रीड किया और थोड़ा समझा। अब इसको पूरी तरह से समझते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे और फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बोर्ड में आए सभी क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, चैप्टर 17 कारतूस पार्ट 17। अब कारतूस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने पाठ प्रवेश पढ़ा ही था कि ये देखिए, अंग्रेजों ने पूरा डेरा डाला हुआ है एक वन में, उसको पकड़ने के लिए वजीर अली को। अंग्रेज इस देश में व्यापारी का भेष तो धारण करके आए थे, परंतु किसी को कोई शक न हो इसलिए वे शुरू से व्यापार ही कर रहे थे। परंतु उनका इरादा व्यापार करने का नहीं था। व्यापार करने के लिए उन्होंने जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, वो उस कंपनी के धीरे धीरे देश की रियासतों पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। उनके इरादों का जैसे ही देशवासियों का अंदाजा हुआ, अनुमान हुआ, उन्होंने देश को अंग्रेजों से बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए। हमने इस पाठ को भी पढ़ा कि प्रस्तुत पाठ में ऐसे जान पर खेल जाने वाले सूरवीर के कारनामों का इस चैप्टर में वर्णन किया गया है, जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। और कंपनी के हुक्मरानों के द्वारा या चलाने वालों को उसने नींद हराम कर रखी थी। वह इतना निडर था कि मुसीबत को खुद बुलावा देते हुए न सिर्फ कंपनी के अफसरों के बीच पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर भी ऐसा रौब दिखाया कि कर्नल के मुंह से भी उसकी तारीफ में ऐसे शब्द निकले जैसे किसी दुश्मन के लिए निकलते हैं कि एक जाबाज सिपाही। पाठसार, प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे जान पर खेल जाने वाले सूरवीर के कारनामों का वर्णन किया गया है, जिसका केवल एक ही एम, एक ही लक्ष्य, एक ही ड्रीम था। उसका एक ही गोल था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालें। और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने 4 व्यक्तियों को वर्णन किया है और वे हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। कर्नल लेफ्टिनेंट आपस में वजीर अली की बात करते हुए कहते हैं कि वजीर अली ने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा हुआ है, और उसको देखकर उन्हें किस चीज की याद आती है? रॉबिन हुड की याद आ जाती है। फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को सादत अली यानी वजीर अली के चाचा के बारे में बताता है कि किस तरह वो भी वजीर अली के पैदा होने से दुखी था और अंग्रेजों का मित्र बन गया था। अवध के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसने अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत यानी 10 लाख रुपए दिए थे। लेफ्टिनेंट को पता चलता है कि हिंदुस्तान के बहुत से राजा, बादशाह और नवाब अफगानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट की बातों में हामी भरते हुए कर्नल कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में हासिल किया है वह सब कुछ गंवाना पड़ेगा। और कर्नल की बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आज़ादी अंग्रेजों के लिए खतरा है, इसलिए अंग्रेजों को किसी भी तरह वजीर अली को गिरफ्तार करना ही चाहिए। कर्नल कहता है कि तभी तो वह पूरी फौज को लेकर उसका पीछा कर रहा है और
वजीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है, यानी बहुत सालों से वो वजीर अली उनको क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। वजीर अली एक बहुत ही बहादुर आदमी है और वजीर अली ने कंपनी के वकील की भी हत्या की, और हत्या का घटना भी इसमें मैंने बताया कि वजीर अली को पद से हटाने के लिए अंग्रेजों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया, और जब उसने वजीर अली ने कलकत्ता बुलाने लगा तो वजीर अली ने वकील से शिकायत भी की, पर वकील ने उसकी बात पर गौर नहीं किया और उसको उल्टा सीधा कहा, जिसके गुस्से में वजीर अली ने चाकू से वकील की हत्या कर दी। अब यहाँ पर कहता है कि कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वजीर अली किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। कहते हैं ना कई बार नेपाल एक ऐसा देश है जो अभी तक गुलाम नहीं हुआ, क्योंकि एक तो वो गरीब देश है और तीन तरफ से वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसीलिए वो गुलाम मतलब गरीब देश को कौन उसे लूटना चाहेगा, जब वहाँ पर ऐसा कुछ ज़्यादा पैसा है ही नहीं। वहाँ पहुंचकर उसकी योजना है कि अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतजार करेगा और अपनी ताकत को बढ़ाएगा। सादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालेगा। अंग्रेजी फौज नवाब सादत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वजीर अली का पीछा कर रहे हैं। अंग्रेजी फौज को पूरी जानकारी है कि वजीर अली जंगलों में कहीं छिपा हुआ है। लेफ्टिनेंट कहता है कुछ समय बाद कि घोड़े पर सवार एक सीधा आदमी अंग्रेजों के तंबू में आता है और उसके घोड़ों की टापों की आवाज नजदीक आकर जब रुक जाती है तो वो सवार उससे कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। अब सिपाही उसको अंदर लाने के लिए कहता है तो कर्नल कारण पूछता है, तो वो कहता है कि मुझे कुछ कारतूस चाहिए क्योंकि मैं वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता हूं। अब ये सुनकर तो कर्नल उसको 10 कारतूस दे देता है, पर जब वो सवार से नाम पूछता है तो सवार अपना नाम उसे वजीर अली बताता है। अब ये चीजें देखो कि एक जांबाज व्यक्ति जो खुद जाए एक कारतूस लेने के लिए और फिर अपना नाम भी बता दे, तो कर्नल उसे कारतूस तो दे देता है और उसकी जान को बख्श रहा है। यह कहकर वजीर अली बाहर चला जाता है और घोड़े की टापों की आवाज से लगता है कि वह दूर चला गया है। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है और कर्नल से पूछता है कि वह सवार कौन था, तो कर्नल अपने आप से कहता है कि वह ऐसा सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, और ये आज कर्नल ने भी खुद देख लिया था। तो बच्चों ये पाठ की व्याख्या थी, हमने इस चैप्टर को पढ़ा। अब आप देख रहे हैं ये अंग्रेजी फौज है, इन्होंने वहाँ पर डेरा डाला हुआ है, और ये चैप्टर्स हमने पूरा अच्छी तरह से रीड किया, और इसमें उम्मीद के यानी आशा भरोसा, पैदाइश जन्म, तख्त राज सिंहासन, मसलेहत रहस्य, ऐश पसंद भोग विलास की पसंद करने वाला, और हमने इसमें सभी चीजें जानी। पहले हम इसे रीड भी कर चुके हैं। और ये देखिए ये अंग्रेजी फौज एक प्रकार से एक वन में जंगल में पड़ी हुई है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, और जिस वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए फौज आई हुई है वही वजीर अली फौज के कर्नल से ही 10 कारतूस मांग करके चला जाता है। तो यानी उसका आइडिया अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो कितना बहादुर था। ये देखिए ये एक कर्नल है और कर्नल से ही वो इनको ले जाता है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे, क्योंकि ये हमने चैप्टर को पहले से भी रीड कर लिया है। वो एक जाबाज सिपाही है, यानी पूरा ये चैप्टर है और चैप्टर को हमने अच्छे से रीड कर लिया है। तो आइए हम इसके प्रश्न अभ्यास देखते हैं। अब सबसे पहले प्रश्न अभ्यास में मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए लगा हुआ था, और कर्नल कॉलिंज को यह लग रहा था कि वजीर अली अवश्य ही जंगल में कहीं ना कहीं तो छिपा होगा। बरसों से वह कर्नल की पूरी फौज की आंखों में धूल झोंक रहा था, और जबकि वह इन्हीं जंगलों में घूम रहा था। अब वजीर अली से सभी सिपाही क्यों तंग आ चुके थे, यानी क्यों परेशान आ चुके थे? क्योंकि वे सब हफ्ते से डेरा डाले और ढूंढने के बावजूद भी वजीर अली उनको पकड़ा नहीं जा रहा था। वे जंगल में रहते रहते परेशान और थक चुके थे। कर्नल ने
सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने लेफ्टिनेंट को सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वह देख सके कि सवार किस दिशा की तरफ जा रहा है, उसकी गतिविधियों की जांच हो सके। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सवार स्वयं वजीर अली था, राइट, और वह एक जांबाज सिपाही था जिसे अंग्रेज अधिकारी साधारण सवार समझ रहे थे। और कर्नल की पूरी फौज थी, पर फिर भी सवार ने ऐसा कहा क्योंकि कर्नल के खेमे में कोई उसे पहचान नहीं पाया था, क्योंकि देखा तो वजीर अली को किसी ने भी नहीं था। अब लिखित प्रश्न देखते हैं हम। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? क्योंकि रॉबिन हुड क्या है? रॉबिन हुड के कारनामे की याद आ जाती थी। रॉबिन हुड की तरह ही वजीर अली के मन में भी अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अधिक नफरत भरी पड़ी थी। वजीर अली भी रॉबिन हुड की तरह ही बहादुर था और अंग्रेजों को अपने देश से निकालना चाहता था। अब ये सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? सादत अली वजीर अली का चाचा और आसिफ उद्दौला का भाई था। वजीर अली के पैदा होने को सादत अली ने अपनी मौत ही समझ लिया, क्योंकि वजीर अली के पैदा होने के बाद अब वह अवध के सिंहासन को हासिल नहीं कर सकता था। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? क्योंकि वो अंग्रेजों का दोस्त बन चुका था और भोग विलास उसको पसंद था। इसी कारण उसने अपनी आधी जायदाद दौलत अंग्रेजों को दे दी और 7-10 लाख रुपए नगद भी दे दिए, ताकि अंग्रेज उसको सिंहासन पर बने रहने दें, और अंग्रेजों का उसे तख्त पर बिठाने में लाभ ही लाभ था। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? वजीर अली वकील की हत्या करने के बाद भाग गया था, अपने साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया और आजमगढ़ के शासकों ने सभी को अपनी सुरक्षा देते हुए घाघरा तक पहुंचा दिया। तब से वह वहां जंगलों में ही रहने लगा। नेक्स्ट है, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? वजीर अली बहुत ही चतुराई और बहादुरी से कर्नल के तंबू में सवार बनकर गया था और कर्नल को बेवकूफ़ी बनाकर उसने 10 कारतूस भी ले लिए थे। जाने के समय तक कर्नल को यह जानकारी नहीं थी कि सवार असल में कौन है। जब जाते हुए सवार ने अपना वजीर अली नाम बताया तो कर्नल उसकी बहादुरी को देखकर हक्का बक्का रह गया था। अब नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान की एक लहर दौड़ गई है? जब लेफ्टिनेंट ने कहा कि कहीं से खबर है कि वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, तो कर्नल ने कहा कि सबसे पहले अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए टीपू सुल्तान ने आमंत्रित किया था और उसके बाद वजीर अली ने फिर से शमसुद्दौला ने भी अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रण दिया था। बच्चों, ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है कि लेफ्टिनेंट को लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई, क्योंकि वजीर अली एक सभ्य योद्धा था और एक जांबाज योद्धा था। अब ये देखिए, क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया। सबको अब बार बार पता चल चुका है कि वजीर अली ने उसको नवाब के पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने वजीर अली को कहाँ भेज दिया? बनारस भेज दिया। और कुछ महीने के बाद गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता बुलाने लगा। अब वजीर अली कंपनी के वकील से शिकायत करता है कि जनरल उसे कलकत्ता बुला रहा है, तो वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर तो नहीं किया, उल्टा वो वजीर अली को बुरा भला कहने लगा। वजीर अली के दिल में तो पहले से अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने वकील के इस तरह के व्यवहार ने वजीर अली को गुस्सा दिला दिया और उसने चाकू से वहीं वकील का कत्ल कर दिया। यानी इतना जाबाज था।
सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किया? अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वजीर अली सवार बनकर अकेले ही अंग्रेजों के तंबू में गया और कर्नल को ऐसा दिखाया कि जैसे वह वजीर अली के खिलाफ है। कर्नल को लगा कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कुछ कारतूस चाहिए। कर्नल को लगा कि वह भी वजीर अली को पकड़ना चाहता है, इसीलिए कर्नल ने सवार को 10 कारतूस दे दिए। इस तरह सवार ने कर्नल से कारतूस हासिल किए। अब वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट कीजिए। वजीर अली को अंग्रेजों ने उनके नवाब पद से हटा दिया और बनारस भेज दिया। वजीफे के लिए जो रकम दी गई थी उसमें अड़चन डालने के लिए उसे कलकत्ता बुलाया जा रहा था। जबकि इसकी शिकायत वकील से करने गया तो वकील उसे उल्टा बुरा भला कहने लगा और वकील के ऐसे व्यवहार पर वजीर अली को गुस्सा आ जाता है और वो वकील की हत्या कर देता है। महीनों अंग्रेजों को जंगल में दौड़ाता रहा वजीर अली, परंतु फिर भी उनके हाथ नहीं आता है। ऐसे ही अकेले अंग्रेजों के तंबू में कर्नल से मिलने चला जाता। इससे लगता है कि वो कितना जाबाज सिपाही था और उससे 10 कारतूस भी ले आता है और जाते जाते अपना सही नाम भी बता देता है। इतने जोखिम भरे कारनामों से सिद्ध होता है कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। ये बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है पेपर में कि वजीर अली सिपाही था, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट कीजिए। ये बात आपको याद होना चाहिए कि ये कर्नल से भी 10 कारतूस ले लेता है जबकि वो उसके शत्रु थे। मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम, मैंने पहले पढ़ाया, देखो वही उसी का आशपर्य, उसी का तात्पर्य, उसी का मतलब पूछा है। जब भी आशय स्पष्ट की बात हो समझ लीजिएगा, ये आपका तात्पर्य, आपका मतलब अपने शब्दों में इसका अर्थ जानना चाहता है। कर्नल अब पूरी फौज लेकर भी वजीर अली का पीछा कर रहा है। अब वजीर अली अकेला उनको कई सालों से धोखा दे रहा है, जंगलों में भटक रहा है, परंतु पकड़ में नहीं आ रहा है। तो वजीर अली को कुछ अपनी जान को जोखिम में डालने वाले लोग हैं। ये इतने थोड़े से आदमी हैं परंतु इनकी शक्ति और दृढ़ता की कोई सीमा नहीं है, यानी हौसले से उड़ान होती है। गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे एक ही सवार नजर आता है। जब सिपाही ने कर्नल को कहा कि दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कर्नल ने तुरंत सिपाही से कहा कि वह दूसरे सिपाहियों से तैयार रहने के लिए कहे। अब लेफ्टिनेंट खिड़की से बाहर देखने में व्यस्त था और कहने लगा कि धूल तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों का समूह आ रहा हो, परंतु दिखाई तो एक ही घुड़सवार दे रहा है। कर्नल को भी खिड़की के पास गया और देखकर बोला कि हाँ, एक घुड़सवार लग रहा है जो तेजी से घोड़े को दौड़ाकर चला आ रहा है। भाषा अध्ययन देखते हैं। भाषा अध्ययन है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। अब भाषा अध्ययन से बार बार हम ये सोचते हैं कि भाषा अध्ययन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, परंतु ऐसा गलत हम सोचते हैं कि भाषा अध्ययन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खिलाफ, पाक, उम्मीद, हासिल, कामयाब, वजीफा, नफरत, हमला, इंतजार, मुमकिन, इनका पर्यायवाची पूछा है, बार बार पूछा है ना, पर्यायवाची लिखिए। तो खिलाफ में यानी विरुद्ध, पाक माने साफ पवित्र, उम्मीद यानी आशा, हासिल यानी प्राप्त करना, कामयाब यानी सफल होना, वजीफा यानी छात्रवृत्ति मिलना, नफरत यानी घृणा पैदा, हमला यानी आक्रमण, इंतजार यानी वेट यानी प्रतीक्षा, और मुमकिन यानी संभव। राइट। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंखों में धूल झोंकना, कूट कूट कर भरना, काम तमाम कर देना, जान बख्श देना, हक्का बक्का रह जाना। ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, इसको तो ध्यान रखना। अभी से पिछले साल भी आया है, 2019 में तीनों सेट में था, हक्का बक्का रह जाना और आंखों में धूल झोंकना। ये बार बार आया है, ये दोनों आए हैं, तो इस बार ये दोनों आए हैं, तो ये शायद रिपीट ना हो, पर कूट कूट कर भरना और काम तमाम कर देना, ये दोनों मिलेंगे आपको। तो देखो, आंखों में धूल झोंकना
यानी तात्या टोपे अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर रानी लक्ष्मीबाई की मदद करते रहते थे। कूट कूट कर भरना, चंद्रशेखर में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। काम तमाम कर देना यानी जान से मार देना। पठानकोट में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों का काम तमाम कर दिया। जान बख्श देना, मोहम्मद गोरी को बंदी बनाने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने उसकी जान बख्श दी। हक्का बक्का रह जाना, पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों का पक्ष लेते हुए विश्व के कई राष्ट्र हक्के बक्के रह गए। अब कारक वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ जब संबंध बताता है तो निम्नलिखित वाक्यों को कारकों का रेखांकित कर उनके नाम लिखिए। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान की एक लहर दौड़ जाती है। वजीर अली को उसके पद से हटा दिया गया। फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी। सिपाही घोड़े पर सवार था। अब देखिए, सबसे पहले कारकों को, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, संबंध कारक है। कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई, इसमें अधिकरण कारक और संबंध कारक यानी जंग एक दूसरे के वाक्यों के साथ है। और कंपनी के खिलाफ वजीर को उसके पद से हटा देना कर्म कारक है। और अपादान यानी अलग होना, दोनों वाक्य इसके साथ, इसमें दोनों कारक हैं। फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी यानी नीड हो रहा है। संप्रदान के लिए वर्ड आ रहा है तो समझ लो संप्रदान के लिए, और संबंध हो रहा है। सिपाही घोड़े पर सवार था यानी पर, जब पर आ जाए में पेपर यानी अधिकरण कारक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया का लिंग वचन कर्ता और कर्म के अनुसार होते हैं, तो इसके भी लिए देखते हैं। क्रिया के लिंग की वचन में परिवर्तन तभी होता है जब कर्ता या कर्म परसग रहित हो। सवार कारतूस मांग रहा था, जैसे, यानी कर्ता के कारण। सवार कर्ता है और कर्ता के कारण है। सवार ने कारतूस मांगे, कारतूस चाहिए यानी कर्म के कारण। कर्नल ने वजीर अली को नहीं पहचाना, या क्रिया कर्ता कर्म किसी भी कारण प्रभावित नहीं होते। कर्ता और कर्म के परसग रहित होने पर क्रिया कर्म के किसी भी लिंग वचन से प्रभावित नहीं होती, हमेशा एक वचन में होती है। यानी अगर देखा जाए कि घोड़ा पानी पी रहा था, बच्चे दशहरा को मेला देखने गए, रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता था, देश भर के लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, घोड़े ने पानी पीना जारी रखा, राइट। तो ये सब, इनके घोड़ा पानी पी रहा था, पानी पीना जारी रखा, तो ये एक क्रिया हो गई। ऐसे बच्चों ने दशहरे का मेला देखने के प्रस्थान किया, देखो वहां पर मेला देखने गए और प्रस्थान किया यानी वर्तमान काल हो गया। रॉबिन हुड ने गरीबों की मदद करता था, यहां पर मदद की यानी भूतकाल हो गया। देश भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा कर रहे थे, वर्तमान काल है, यहां पर प्रशंसा की यानी भूतकाल हो गया। ठीक, एक वचन और कर्म कर्ता ने क्या होता है, इसमें अगर भूतकाल में प्रवेश करते हैं तो लिंग और वचन खुद ही प्रभावित हो जाएंगे। उचित विराम चिन्ह लगाइए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नल ने कहा, सिपाहियों इस पर नजर रखो, ये किस तरफ जा रहा है। सवार ने पूछा, आप इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला, इसने लाव लश्कर की क्या जरूरत है। लाव लश्कर कहते हैं फौज को, एक बहुत बड़ी फौज हो उसको लाव लश्कर क्यों डाला हुआ, यानी इतने सारे आदमी। और खेमे के अंदर 2 व्यक्ति बैठे बात कर रहे हैं, चांदनी छिटकी हुई है, बाहर सिपाही पहरा दे रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। तो देखिए कर्नल ने क्या कहा, सिपाही इस पर नजर रखो। कर्नल ने कहा यानी यहां पर दे दिया, इसको अंडरलाइन करने के लिए कह रहा है, सिपाही इस पर नजर रखो, ये किस तरफ जा रहा है। सवार ने पूछा, ये देखिए यहां पर ये अंडरलाइन हो जाता है, यानी इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी बात को मेन पॉइंट फोकस किया जाए। तो एक व्यक्ति कह रहा था, अर्धविराम एक अंडरलाइन हो गई, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, मेन बात को ऐसे किया जाता है। रॉबिन हुड के बारे में बात करें तो छात्र स्वयं पढ़ेंगे, वृंदा लाल की कहानी से भी खुद पढ़ेंगे। पर लास्ट है कारतूस की एकांकी का मंचन विद्यालय, ये भी छात्र स्वयं करते हैं।
अब देखिए बार बार ये क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिया जाता है, कई बार पेपर में सीबीएसई बोर्ड में पूछता है, और इस बार तो पेपर हटा दिए जाते हैं, तो इस बार तो ये क्वेश्चंस आना ही आना है। बच्चों, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? कुछ नाटक और एकांकों की सूची तैयार कीजिए। एकांकी नाम से स्पष्ट है, एक अंकी अर्थात एक अंक वाली, जिसके अंदर एक चैप्टर हो, एक पाठ हो, एक लेख हो। एक छोटा नाटक जिसमें एक अंक हो, एक दिन का काम हो, जिसमें जीवन की किसी समस्या घटना का चित्रण हो, उसे एकांकी कहते हैं। जो गद्य में लिखा जाए उसे एकांकी कहते हैं। पद में लिखा जाए, जिसको गाया जाए, वो एकांकी नहीं होता। इसके मंचन के लिए कम पात्रों की, कम समय की और कम साज सज्जा की, यानी सबसे कम आसानी से इसकी में एकांकी को हम कर सकते हैं। और नाटक के लिए एक दृश्य श्रव्य रचना होती है, इसमें 5 या उससे अधिक अंक होते हैं। नाटक में यही देखो, दृश्य श्रव्य यानी दिखाई भी जाए और सुनाया भी जाए। और इसमें हमेशा मेन चीज याद रखना, ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसमें 5 अंक होते हैं। नाटक में 5 अंक या 5 से ज्यादा अंक होंगे तो नाटक होगा, 1 अंक होगा तो एकांकी होगा। नाटक में मुख्य कहानी या उससे जुड़ी अन्य कहानी भी हो सकती है, क्योंकि नाटक में बहुत कहानी जुड़ जाती हैं, पर एकांकी में सिर्फ एक ही कहानी जुड़ती है। ये एक बड़ी रचना होती है नाटक, और नाटक के में लोगों के जीवन चरित्र, उनके अनेक दृश्यों को और अंकों में किया जाता है। इसके मंचन के लिए बहुत सारे पात्रों की, अधिक समय और ढेर सारी सज्जा लगती है, परंतु यहाँ पर देखो आ गया कि इसमें कम समय, कम साज सज्जा की आवश्यकता होती है। अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वजीर अली कौन था? अंग्रेज उसे क्यों पकड़ना चाहते थे? सीधे सीधे प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेता है। तो वजीर अली अवध के शासक आसिफ उद्दौला का भाई था। अंग्रेजों ने वजीर अली की सत्ता से हटाकर उसके चाचा सादत अली को अवध की गद्दी पर बिठाया, और वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भरी हुई थी। उसने कंपनी के वकील की हत्या भी कर दी थी, इसलिए अंग्रेज उसे पकड़ना चाहते थे। अंग्रेज सैनिक वजीर अली को पकड़ने का प्रयास कब और कहां कर रहे थे? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2-3 आएंगे जो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये बोर्ड के प्रश्न है, बोर्ड में जो आए हुए। अंग्रेज सैनिक वजीर अली को पकड़ने का प्रयास कब और कहां कर रहे थे? पूर्ण विवरण दें, स्पष्ट कीजिए, तात्पर्य समझाइए, ऐसे पूछता है बोर्ड में। सन 799 के आसपास का समय होगा जब अंग्रेजों ने वजीर अली को शासन से हटाया था, उसे काशी भेज दिया, और वजीर अली अंग्रेजों से नफरत करता था, उसे कंपनी के वकील की हत्या कर दी और गोरखपुर के जंगलों में जा छिपा। अंग्रेज सैनिक वहीं जंगल में खेमा डालकर वजीर अली को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, शाह जमा कौन था? उसने वजीर अली को भारत आने के लिए क्यों आमंत्रित किया? शाह जमा अफगानिस्तान का शक्तिशाली शासक था, उसे वजीर अली ने भारत आने के लिए इसलिए आमंत्रित किया ताकि वह भारत पर हमला करे। इस समय वजीर अली भी उसका साथ पाकर अंग्रेजों पर हमला कर देगा। उसकी इस तरह की योजना थी कि वह शाह जमा के सहयोग से अंग्रेजों को भारत से भगा देगा और अपनी खोई सत्ता हासिल कर लेगा। वजीर अली सादत अली को क्यों पसंद नहीं करता था? सादत अली रिश्ते में वजीर अली का चाचा था, उसकी नजर अवध की सत्ता पर थी, जिसे हथियाने के लिए उसने अंग्रेजों का सहारा लिया, और वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति जो है घृणा पैदा हो गई थी, यानी नफरत पैदा हो गई थी। सादत अली अंग्रेजों को इस व्यवहार से दर दर भटकना पड़ा, और वजीर अली ने सादत अली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अवध की सत्ता सादत अली को सौंपने से क्या लाभ हुआ? अवध की सत्ता सादत अली को सौंपने से यह काम हुआ कि पहले तो उसको जब उसने दिया तो आधा राज्य तो उसने दिया ही दिया, ऊपर से आधा राज्य देने के लिए उसने 10 लाख रुपए भी दिए अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने कंपनी की शासन की राह में बाधा बने वजीर अली को शक्तिहीन कर दिया, और अंग्रेजों को अवध की आधी जायदाद और दौलत के अलावा 10 लाख रुपए नगद भी
मिले। अंग्रेजों को अनेक सुविधाएं भी मिली और सादत अली अंग्रेजों का चाटुकार था। चाटुकार यानी दूसरे का चमचा, यानी हाँ में हाँ मिलाने वाला। गुलाम, अंग्रेजों को किसी बात का विरोध नहीं करता था। इस तरह अवध पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का ही शासन हो गया था। सादत अली सत्ता लोलुप था, स्पष्ट कीजिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा पूछता सत्ता लोलुप। अब बच्चे घूम जाते सत्ता लोलुप क्या है, वो टीचर बताता नहीं सत्ता लोलुप क्या है, ठीक है। अब वो उसने इरिटेट करके यानी बच्चों को ऐसा कंफ्यूज करके क्वेश्चंस पूछ लेता है। सादत अली सत्ता लोलुप था, स्पष्ट कीजिए। अब ये इतना एक छोटा सा वाक्य आ जाए और बच्चे इसको देख करके बार बार भी पढ़े तो भी समझ में ना आए कि सत्ता लोलुप क्या है। अब कोई बताने वाला तो वहां पर नहीं है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में हिंदी टीचर नहीं होते। तो सादत अली अवध के नवाब आसिफउद्दौला का भाई था। उसकी निगाह अवध की सत्ता पर थी। सत्ता लोलुप यानी सत्ता का लालची व्यक्ति, एक राजा का, एक महाराजा की कुर्सी का लालच, यानी सेल्फनिस नेचर, ठीक है। वजीर अली के रूप में जब आसिफउद्दौला को पुत्र की प्राप्ति हुई, इससे सादत अली को अपने सपने टूटते नजर आए। सत्ता और सत्ता पाने के लिए वह अंग्रेजों की चापलूसी करने लगा और उनसे हाथ मिला लिया। अंग्रेजों ने वजीर अली को सत्ता से हटाकर उसे शासक बना दिया और अवध की जायदाद व संपत्ति का आधा आधा बांट लिया। वजीर अली ने गवर्नर जनरल से अपनी नाराजगी का बदला वकील से कैसे लिया? वजीर अली एक देशभक्त और स्वाभिमानी शासक था। वह अंग्रेजों को पसंद नहीं करता था, पर जब से गवर्नर जनरल ने उसे सत्ता छीनकर सादत अली को सौंपी, तभी से वह गवर्नर जनरल से बेहद नाराज था और गवर्नर जनरल ने उसे काशी से कोलकाता बुलवाया और उसकी यह नाराजगी और भी बढ़ गई। मौका मिलते ही उसने इस नाराजगी का बदला वकील की हत्या करके लिया। वजीर अली ने किस तरह कर्नल को मात दी? वजीर अली को पकड़ने के लिए कर्नल ने पूरे लाव लश्कर के साथ खेमा डाल रखा था। वह इसी अवसर में था कि कैसे भी वजीर अली को पकड़ा जाए। एक रात्रि स्वयं वजीर अली कर्नल के खेमे में आया और उसने 10 कारतूस ही नहीं लिए बल्कि कारतूस देने के बदले अपनी उसकी जान बख्शने की बात भी कहकर चला गया। इस तरह वजीर अली ने अपने साहस और चतुराई से कर्नल को मात दे दी। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बार बार ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देख करके। तो डरना नहीं है, अगर आपने पहले पढ़ाई की हुई है, हर क्वेश्चंस का जवाब होना चाहिए आपके पास। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारतीय नवाबों ने अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने के लिए विदेशी शासकों का भी सहारा लिया, क्या इसमें वे कितना सफल रहे? पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। बच्चे घूम जाते हैं कि पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए, यानी पाठ के आलोक में पाठ के आधार पर एक्सप्लेन करें। भारतीय नवाबों को जब अंग्रेजों की कुटिल नीतियां समझ में आ गई, क्योंकि ये व्यापार करने नहीं आए, ये भारत को लूटने आए हैं, भारत पर राज करने आए हैं, तब वे अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया शायद, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो वाली नीति अपनाते हुए संपूर्ण भारत पर शासन करने का हर संभव हथकंडा अपना रहे थे। भारतीय नवाब भी उनकी नीतियों का विरोध करते हुए उनसे युद्ध किया। इसमें सफलता न मिलती देखकर उन्होंने अफगानिस्तान के शासक शाह जमा को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। इस क्रम में टीपू सुल्तान ने सबसे पहले इस अफगान शासक को बुलावा भेजा और बंगाल के नवाब शमसुद्दौला और अवध के नवाब वजीर अली ने शाह जमा को बुलावा भेजा और इस प्रयास से भी अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने में असफल रहे। अब वजीर अली की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कारतूस के पाठ के आधार पर कीजिए। देखिए मैंने बोला था लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लास्ट क्वेश्चंस आपको मिलने जा रहा है, तो ये आप क्वेश्चंस को देख नहीं रहे,
बार बार मैं बोलता हूं कि चरित्र चित्रण आने वाला है, ये है चरित्र चित्रण। हर वीडियो में लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर 10 चैप्टर हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्लास 10th में इस बार लॉकडाउन के टाइम पर, परंतु अगर आप इसे अच्छे से हर चैप्टर को देख लेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई आंसर, ऐसा कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता जो छूट गया हो। वजीर अली की चारित्रिक विशेषताओं की बात करते हैं। कारतूस पाठ से ज्ञात होता है चारित्रिक विशेषता, यानी उसके बारे में पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर दो, और वो भी टॉपिक भी टॉपिक। कारतूस पाठ से ज्ञात होता है कि वजीर अली अत्यंत साहसी, वीर, महत्वाकांक्षी और स्वाभिमानी शासक था। अवध की सत्ता छीनने के बाद उसके गुणों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, वो साहसी है। वजीर अली के साहस की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है, क्योंकि कर्नल के कैंप में जाकर गुस्से उससे कारतूस भी ले लेता है और कंपनी के वकील की हत्या वो पहले ही कर चुका था। ये उसके साहसी होने के प्रमाण हैं। वीर, वो वजीर अली इतना प्रमाण है कि अवध की सत्ता छीनने के बाद भी अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए कटिबद्ध रहता है। महत्वाकांक्षी, वजीर अली इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति कि वह अवध का शासक बनने की महत्वाकांक्षी सदा बनाए रखता है। स्वाभिमानी, स्वाभिमानी वो इतना है कि कंपनी के वकील की अपमानजनक बातों को सह नहीं पाता और उसकी हत्या कर देता है। कारतूस पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, अधिकतर हर बार आता है। बच्चों को टीचर्स बताते हैं कि बेटा बार बार आएगा, पर बच्चे ध्यान नहीं देते। तो ध्यान देखो, कारतूस नामक एकांकी, यानी जिसमें एक अंक हो उसे हम एकांकी कहते हैं, माध्यम से खोई आजादी को कीमत पहचानने, उसकी रक्षा करने का संदेश दिया गया है। पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हम यदि समय रहते हुए सचेत नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो हमें गुलाम होने से कोई भी नहीं बचा सकता। हमें देश प्रेम, देशभक्ति, साहस, त्याग जैसी मानवीय भावनाएं हमें सदा प्रगाढ़ रखनी चाहिए, सबसे ऊपर रखनी चाहिए। जिस तरह कुछ नवाबों ने अंत तक देश को आजाद कराने का प्रयास किया तथा अंग्रेजों की दास्ता को बिल्कुल भी स्वीकार उन्होंने नहीं किया, उसी प्रकार हमें भी किसी लोभ या स्वार्थ यानी सेल्फिश नेचर के वश में न आकर के अपनी आजादी को बनाए रखना चाहिए। बच्चों, यह चैप्टर अब पूर्ण रूप से पूरा होता है। आपने आज लास्ट चैप्टर पढ़ा है कारतूस, और ये हबीब तनवीर जी का लिखा हुआ है। तो उम्मीद करेंगे कि अगर आप इसी तरीके से भाषा अध्ययन के भी बहुत क्वेश्चंस और फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं बचेगा जो बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स ना ला सकें। यह मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने पूरे 10 चैप्टर्स हैं, सबसे पहले कबीर, फिर मीरा, फिर मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस, कर चले हम फिदा, फिर इस पर गद्य की बात करें तो बड़े भाई साहब तथा रावा मीरो की कथा, और अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, और झेन की देन और कारतूस, ये टोटल 10 चैप्टर हैं। अगर आप अच्छे से इन चैप्टर को पढ़ गए तो आपके 20 मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं हैं, और 5 नंबर आप हरिहर काका या सपनों के से दिन टोपी शुक्ला, यानी टोटल 13 चैप्टर हैं। अगर आप इनको देख लिए तो 100% आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और लास्ट में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको तो देखना कभी भी आप ना भूलें। तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें जरूर करें। आपका तहे दिल से धन्यवाद।